अरे, अगर इन दोनों को अकेला छोड़ दूँ ना, तो दोनों के बाल नहीं बचेंगे। इतना झगड़ते हैं दोनों इस उम्र में भी। 3-3 बहुएँ आ गईं, पर बाप रे! स्वर्णा आगे बोली, जब मैं शादी होकर आई थी तो शुरू-शुरू में अम्मा और पिताजी का झगड़ा देख मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि इस उम्र में भी झगड़ा। स्वर्णा की बात सुनकर उसकी देवरानी जोर-जोर से ठहाके मारकर हँसने लगी। तभी स्वर्णा की माँ बोली कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो स्वर्णा, अपने घर के बड़े बुजुर्ग के लिए इस तरह नहीं, गलत बात है। स्वर्णा की माँ आगे बोली, ठीक है, सबका अपना अपना है। स्वर्णा समझ गई कि माँ को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत बात सुधारते हुए बोली, अम्मा ने पिताजी का हमेशा साथ दिया है, बहुत कठिन समय देखा है दोनों ने। अम्मा बताती हैं कि हमने सच में गरीबी देखी है, आज कोई विश्वास नहीं करेगा, पर एक समय था जब हम 2 जून की रोटी तक बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। इतना बड़ा परिवार और पिताजी अकेले कमाने वाले थे। स्वर्णा आगे बोली, पर एक बात तो है कि अम्मा पिताजी के साथ हर घड़ी खड़ी रहीं। इतना सुन तो रानियाँ भी स्वर्णा का साथ देने लगी, क्योंकि ये तो सब जानते थे कि अम्मा पापा जी ने पहले खूब संघर्ष किया, खूब दुख सहन किया है उन्होंने। अब उनके अच्छे दिन आए हैं। मायके में सबसे मिलकर चाय नाश्ता कर स्वर्णा अपनी देवरानियों के साथ अपनी ससुराल वापस आ गई। वे सब जैसे ही घर पहुंची तो अम्मा ने कहा कि पहले पिताजी का खाना लगा दो, फिर दूसरा काम करना। तीनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखने लगी। स्वर्णा ने हाथ पैर धोकर सबसे पहले पिताजी को खाना दिया। पिताजी ने स्वर्णा से पूछा, अम्मा ने खाना खाया? स्वर्णा ने कहा, जी बस उनकी थाली भी लग रही है। अम्मा पिताजी से न सिर्फ परिवार के लोगों को बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बहुत लगाव था। दिन भर घर में खूब चहल पहल रहती। ये बात सही थी कि पिताजी अम्मा से बहुत कम बात करते थे, पर जब वो ना दिखे तो उनके बारे में पूछने लगते, और जैसे ही अम्मा दिख जाती तो अजीब सा व्यवहार करने लगते। कोई भी निर्णय लेना हो तो लड़कों को मध्यस्थ बनाना ही पड़ता था। दोनों का अकेले बैठना संभव ही नहीं था। उनके बीच क्या समस्या थी किसी को पता नहीं था, क्योंकि दोनों अपनी तीनों बहुओं बेटों के साथ बहुत अधिक खुश थे, पर दोनों के बीच संवाद नहीं जैसा था। फिर भी सब कुछ बराबर चल रहा था। उनके परिवार में खुशी खूब इतरा इतरा कर मंडराती थी। बस कभी कभी अम्मा को पेट दर्द की शिकायत हो जाती, पर वो जल्दी ही ठीक भी हो जाती। पर एक दिन तो अम्मा को पेट में अचानक बुरी तरह दर्द उठा था। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत बम्बई लाने की सलाह दी। पता चला कि अम्मा को आंत का कैंसर है। सब स्तब्ध थे। घर में शोक की लहर छा गई। तभी पिताजी ने अपने बेटों से कहा कि अम्मा को मुंबई ले जाओ, पूरा इलाज कराओ, मैं बच्चों के साथ रहूँगा। बहू बेटों को ये बात समझ नहीं आई कि पिताजी अम्मा के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, पर किसी को उनसे ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि आपको इस समय तो कम से कम अम्मा के साथ होना चाहिए। मुंबई पहुंचने पर पता चला कि अम्मा की हालत ठीक नहीं थी। वो कुछ दिनों की ही मेहमान है। उनको आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। वो 14 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहीं और आखिर में वो इस जिंदगी से हार कर चली गई। पर इस बात के बीच सबसे आश्चर्यजनक बात तो तब हुई जब बिल्कुल आखिरी समय में भी पिताजी अम्मा के पास आईसीयू में नहीं गए। बहुओं बेटों ने एक मर्यादा के अंदर उनको ये समझाने की कोशिश भी की कि भले ही अम्मा को होश नहीं है, पर फिर भी आपको कम से कम
इस समय तो उनके पास होना चाहिए था, पर पिताजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और आखिर अम्मा चली गई। इस बात के बाद से तो जैसे घर के सारे सदस्यों का नज़रिया पिताजी के लिए बदल ही गया था। खास तौर पर बहुएं पिताजी से काफ़ी दिन तक नाराज़ रहीं। हालांकि कभी किसी ने अपना गुस्सा पिताजी को जाहिर नहीं होने दिया, पर सबके मन में एक खटास सी बनी रही। पिताजी पहले की तरह ही अपने नाती पोतों के बीच व्यस्त रहने लगे। पहले की तरह ही वे रात को खाना खाकर बाहर दीवान पर सो जाते और इस तरह धीरे धीरे जिंदगी फिर एक बार जैसे तैसे पटरी पर आ गई। एक नई दिनचर्या फिर शुरू हो गई। हालांकि अम्मा का इस तरह से जाना और पिताजी का आखिरी समय उनके लिए इस तरह का व्यवहार पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल सा छोड़ गया था कि क्या एक पति इतना कठोर भी हो सकता है। सब कुछ सामान्य होते हुए भी बहुत कुछ असामान्य सा था। कोई ये नहीं भांप पाया कि अम्मा का जाना पिताजी के लिए दुख की बात थी भी या नहीं। कभी कभी ऐसा लगता कि वो कुछ अनमने से हैं, पर कभी कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी वे कुछ बुदबुदाते से लगते तो कभी कुछ लिखते रहते, पर किसी को ठीक तरह से कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि वो भी सामान्य बनने की कोशिश करते और घर के बाकी सदस्य भी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते। बच्चों के लिए तो पिताजी जान छिड़कते थे और बच्चे भी अपने दादा के दीवाने थे। वे घंटों बच्चों के साथ खेलते। हाँ, पर इधर कुछ दिनों से वे कुछ ज़्यादा ही चुप चुप से थे। उनका ऐसा व्यवहार सबको खल रहा था। सब उनसे बार बार पूछते कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें बताना चाहिए। एक दिन अचानक उनको रात में घबराहट सी हुई। बेटों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पता चला कि उनको हृदयघात हुआ है। बच्चे कुछ समझ पाते कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनका इस तरह अचानक चले जाना सबको बहुत बुरी तरह अखर गया। घर में जैसे एक अजीब सा सूनापन छा गया था। हालांकि अम्मा का हल्ला पिताजी से ज़्यादा था, परंतु पिताजी के जाने के बाद जो खालीपन था वो न सिर्फ बच्चों पर बल्कि बेटों पर भी गहरा असर छोड़ गया था। पूरे परिवार को 2-3 साल संभलने में लग गए और फिर पूरे 3 साल बाद घर में खुशी आई। सुवर्णा की बेटी की शादी होने वाली थी। अम्मा पिताजी ने उसके लिए गहने बनवाकर कई दिन पहले से ही बैंक में रखवा दिए थे। आखिर उनकी पहली पोती की शादी जो थी, दोनों को पोती की शादी देखने का बड़ा मन था, पर नियति को कौन टाल सकता था। एक दिन तीनों बहुएं बेटे एक साथ बैंक जाकर अम्मा के गहने निकालकर घर ले आए। सब बैठकर गहने देख ही रहे थे कि उन्हें डब्बे में एक पत्र मिला, जिसे पिताजी ने अपने बच्चों के नाम लिखा था। उन्होंने लिखा था कि प्रिय बेटों और बेटियों, मुझे पता है कि तुम सब मुझसे मन ही मन नफरत करने लगी थी जब मैं तुम्हारी अम्मा के साथ मुंबई नहीं गया। फिर मैं आईसीयू में भी तुम्हारी अम्मा के साथ नहीं रहा। बच्चों, मैं तुम्हारी अम्मा को कभी दिल से प्यार कर ही नहीं पाया। मैंने उसे हमेशा एक उपयोग की वस्तु ही समझा। और फिर जब तुम सब हमारी ज़िंदगी में आते गए तो तुम्हारी माँ ने अपना पूरा ध्यान मुझसे हटाकर तुम सब में लगा लिया। मैं उसकी नफ़रत समझता था। साथ ही मैंने कई बार महसूस किया था कि वो ऐसा करते समय भी खुश नहीं होती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे ऐसा बर्ताव करने में दुख होता था।
वो कभी किसी का दिल दुखा ही नहीं सकती थी। बहुत भोली थी वो। उसकी उपेक्षा करते हुए मुझे भी दिल से दुख होता था, पर समय के साथ साथ हमारे बीच इतनी दूरियां बढ़ गई थीं जिन्हें मैं चाहकर भी कभी पाट नहीं पाया और कभी अपनी गलतियों का पछतावा उसके सामने कर ही नहीं पाया। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता था। दरअसल परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते जैसे हमारा रिश्ता तो कहीं खो सा गया था। हम साथ रहकर भी अलग हो गए थे और अलग रहकर भी कभी साथ में थे। तुम्हारी अम्मा का कैंसर होना मेरे लिए बहुत बड़ी सजा थी। मुझे पता था कि वो नहीं बचेगी। मैं बहुत कुंठित महसूस करता था। उसके इस तरह जाने के बाद मैं उसे जीते जी कभी पति का प्यार नहीं दे पाया। मुझे माफ़ करना बच्चों, परंतु आईसीयू में उसको इस हालत में विदा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना। एक आखिरी बात, तुम्हारी अम्मा और मेरा पूरा आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ है। इस बात से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि जब माँ को लेकर मैं मुंबई नहीं गया और आईसीयू में जब मैं साथ नहीं था, तो उसके बाद तुम लोगों का गुस्सा देखकर मन ही मन में संतुष्ट और खुश था कि कम से कम तुम लोग मेरी तरह अपनी पत्नियों के लिए गैर जिम्मेदार नहीं हो। जिंदगी बहुत छोटी है बच्चों, जो दे सको वो सब देना। बच्चों, पत्नी पूरे घर का आधार होती है। वो है तो घर घर है। इस बात का हर पल ध्यान रखना। तुम सबको बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा पिताजी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी बहुत थोड़ी सी दिल को छूने वाली थी। मुझे भी पढ़ते पढ़ते वो दिन याद आ गए। सभी को याद आए होंगे जब हम अपने पति से या हम अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैं फिर से हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।